Hey everyone, I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. Students, in this video we are going to understand the topics of moment of inertia, and these topics are angular momentum, moment of inertia, kinetic energy of rotation. So let's start with angular momentum. Angular momentum क्या होता है? Angular momentum किसी भी पार्टिकल का या रिजिड बॉडी का हम कैसे लेते हैं किसी भी एक्सिस के अबाउट. इट इज डिफाइंड एज अ मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. एंगुलर मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. और इसको हम कैसे, इसकी वैल्यू कैसे देते हैं? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड perpendicular distance of its line of action from the axis of rotation. तो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन ये है. एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन हम कैसे करते हैं? एंगुलर मोमेंटम को डिनोट किया जाता है L से. ठीक है, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है. एक्स वाई प्लेन के अंदर ये हमारे पास ओ ए पोजिशन वेक्टर है R का, जैसे हमने पहले लिया था टॉर्क के केस में, और बॉडी रोटेट कर रही थी. और इसी डायरेक्शन में हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर ही हमारे पास P जो लीनियर मोमेंटम है वो लाई कर रहा है. ये एंगल हमारे पास थीटा बन रहा है. इस एंगल थीटा को अगर मैं बैक डायरेक्शन में प्रोड्यूस करूं और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस से मिलाऊं तो ये हमारे पास क्या है? लाइन ऑफ एक्शन है. तो इसको हम देते कैसे हैं? प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. L इज इक्वल टू लेते हैं हम R क्रॉस P. L इज इक्वल टू R क्रॉस P. यहाँ पे R क्रॉस P हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम को लिखा है. अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देते हो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा ON क्रॉस P. मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे तो ON की वैल्यू क्या है? मैंने बोला था ये एंगल थीटा बन रहा है. ठीक है, ये एंगल थीटा बन रहा है. यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन ऑफ एक्शन से, तो ये हमारे पास क्या बनेगी? लाइन R कोस थीटा. थीटा के साथ वाली जो हमारे पास ये लाइन है R कोस थीटा, तो दूसरी क्या बनेगी? R साइन थीटा. ऐसा हम टॉर्क में भी कर चुके हैं. तो ये हमारे पास क्या बनेगा? R साइन थीटा. तो ON क्या हुआ? R साइन थीटा. और ये क्या है? मैग्नीट्यूड की फॉर्म में P. तो L को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? R क्रॉस P. ये प्रूफ किया. और इसके अंदर एक चीज़ और आती है कि हमारे पास अगर R पोजीशन वेक्टर और P एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करेंगे तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग होगी. उसको हम प्रूफ कर सकते हैं. R हमारे पास एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या आएंगे? ऐसे ही क्रॉस P. P भी हमारे पास एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग ये उनके कोऑर्डिनेट्स आएंगे. क्रॉस प्रोडक्ट करना है. देखो, क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आई क्रॉस आई तो क्या होता है? 0. तो आई क्रॉस जे लेंगे. आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है? के के. जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं. आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, ऐसे लेते हैं. तो आई क्रॉस जे हमारे पास क्या होता है? के. और जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के. यही चीज हम यहाँ यूज करेंगे. तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के होगा, तो वो मैंने बाहर लिख लिया. क्या आएगा? एक्स पी वाई. जे से जे का क्रॉस होगा तो 0 होगा, तो फिर से क्या होगा? यहाँ पे आई क्रॉस जे तो मैंने कर लिया. अब मैं क्या करूँगी? जे क्रॉस आई. जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के. माइनस का साइन मैं यहाँ ले लूँगी. के मैंने बाहर ले लिया. जे क्रॉस आई क्या बनेगा? वाई पी एक्स. तो ये के क्या है? हमारे पास यूनिट वेक्टर है इन जेड डायरेक्शन. तो हमारे पास ये जो वैल्यू थी ये L आएगा ना. L था ना मेरे पास R क्रॉस P, तो ये मेरे पास L है. R की वैल्यू, ये क्रॉस P की वैल्यू. तो L मेरे पास L की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आएगी? जेड डायरेक्शन में. तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है कि अगर पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है तो जो जेड एल की डायरेक्शन है वो जेड में होगी. ये प्रूफ हो गया क्योंकि के यूनिट वेक्टर है इन जेड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर हम एल को लिखते हैं, एल को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स. टॉर्क की वैल्यू भी ऐसी ही कुछ आई थी. उसके बाद इसी के अंदर टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क. एंगुलर
मोमेंटम एंड टॉर्क। अभी हमने किया L इज इक्वल टू R क्रॉस P, ठीक है। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, dl बाई डी टी इज इक्वल टू, पहले R को कांस्टेंट ले लो, क्रॉस dp बाई डी टी प्लस फिर P को कांस्टेंट लेंगे, क्रॉस P। यहाँ पे R क्रॉस dp बाई डी टी एज इट इज प्लस dr बाई डी टी क्या होता है, r क्या था, पोजीशन के अंदर चेंज आएगा तो उसको आप क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। v क्रॉस p को क्या लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम mv। अभी मैंने बोला था कि j क्रॉस j आपके पास 0 होता है, i क्रॉस i 0 होगा, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो सिमिलरली v क्रॉस v, सेम वेक्टर्स हैं तो इनका v क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो आपके पास dl बाई डी टी क्या आएगा, r क्रॉस dp बाई डी टी, और dp बाई डी टी क्या होता है, फोर्स। f इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, dl बाई डी टी इज इक्वल टू r क्रॉस f। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f, ये प्रूफ किया था ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, टाउ इज इक्वल टू dl बाई डी टी, ये रिलेशन आ गया टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में। एंगुलर मोमेंटम के SI यूनिट्स क्या होंगे, L क्या था हमारे पास, R क्रॉस P, ये क्या है, मोमेंटम PV होता है, ये क्या है हमारे पास, R। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, मास को kg में लोगे, वेलोसिटी को मीटर सेकेंड इनवर्स में, डिस्टेंस को मीटर में। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला मास का m1, वेलोसिटी L1 t माइनस 1, इनटू में हमारे पास क्या था, डिस्टेंस था। तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 L2 t माइनस 1। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करने से पहले अगर हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को देखें तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक कि आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, और इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इस मतलब इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, या इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज का अपोज करता है इनर्शिया। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है। कब तक, जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जितना लार्ज इनर्शिया होगा बॉडी का उतना ही हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन इन इट। ये चीज़ हम किस में कर रहे थे, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन में। सेम हम रोटेशनल मोशन में करते हैं। रोटेशनल मोशन में क्या है कि अगर बॉडी रोटेट कर रही है या रेस्ट पर है तो वो उसी पोजीशन में रहेगी, कब तक, जब तक आप एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करते। तो ये चीज़ मैंने उस दिन भी बताई थी आपको जब टॉर्क डिस्कस किया था कि जो रोल हमारा फोर्स का लीनियर मोशन के अंदर है वही सेम रोल टॉर्क प्ले करता है इन रोटेशनल मोशन। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारे पास, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है बॉडी की या टेंडेंसी है बॉडी की टू रेजिस्ट चेंज इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के अंदर चेंज को रेजिस्ट जब बॉडी करती है तो वहाँ पर उस टर्म को नाम देते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन के अंदर प्ले कर रहा है वही रोल इनर्शिया ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर प्ले करता है। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें तो ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है ओनली मास ऑफ द बॉडी पे। ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रही हूँ मैं, ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है ओनली मास ऑफ द बॉडी पे,
ठीक है। लेकिन अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो रोटेशनल मोशन के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमारा डिपेंड करता है नॉट ओनली द मास ऑफ बॉडी बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिर्फ मास पे डिपेंड ना करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस पे भी डिपेंड करता है। मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे डिफाइन करते हैं? मैथमेटिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल्स से मिलकर बॉडी बनी है। तो मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समेशन mr²। ये एक हमने रिजिड बॉडी कंसीडर की, डिफरेंट पार्टिकल्स जिनका मास क्या है m1, m2, m3 एंड सो ऑन, और ये r1, r2, r3 ये क्या है? नॉर्मल डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैथमेटिकली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे डिफाइन करेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर्स ऑफ द नॉर्मल डिस्टेंसेस। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं एंड सो ऑन। इस तरह से हम डिफाइन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द नॉर्मल डिस्टेंसेस। यहाँ पे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हम I को लिख सकते हैं समेशन mr²। हमारे पास क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके यूनिट्स क्या होंगे? मास है kg मीटर स्क्वायर और डायमेंशन फॉर्मूला होगा ml²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ एक टर्म आती है रेडियस ऑफ जाइरेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है? ये कैसे डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी में बी सपोज टू बी कंसनट्रेटेड। बॉडी का पूरा मास एक पॉइंट पे कंसनट्रेटेड है और उस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जाइरेशन। और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दैट एक्सिस क्या रहता है? सेम रहता है। इसको हम डिनोट करते हैं k से। जैसे हमने अभी लिखा I इज इक्वल टू समेशन mr²। अगर हम रेडियस ऑफ जाइरेशन की बात करें तो रेडियस ऑफ जाइरेशन में यहाँ पे लिखती हूँ, पूरा मास हमारा कंसंट्रेटेड था एक ही पॉइंट पे, तो वो मैंने क्या ले लिया? m। और k क्या है? रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी? k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? I/m लिख सकते हैं। और यहाँ से k क्या आएगा? √I/m। I क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। mr² लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हैं? समेशन m। और रेडियस ऑफ जाइरेशन है क्या हमारे पास? k है क्या? बेसिकली डिस्टेंस है ना, तो इसके जो यूनिट्स हैं हम वो किसमें लेते हैं? मीटर में, SI। दिस इज ऑल अबाउट द रेडियस ऑफ जाइरेशन। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन देखते हैं हम। पहले एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने? r×p। एक पार्टिकल का था r×p, अगर पूरी बॉडी का हो तो समेशन आ जाएगा r×p। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम इसको क्या लिखते हैं? p क्या होता है? mv, और ये क्या है? r। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम लिखते हैं इसको mvr। उसके बाद लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन था v इज इक्वल टू r ओमेगा। यहाँ ये वैल्यू पुट करो, mvr है, v की जगह पर क्या आएगा? r ओमेगा इंटू r। तो L इज इक्वल टू mr² ओमेगा। समेशन mr² क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I क्या था हमारे पास? mr²।
अभी पीछे प्रूफ किया ना, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू क्या आएगा, आई ओमेगा। अब इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 ले लें हम, तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई आ गया। तो यहाँ से हम डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम व्हेन बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ गिवन एक्सिस विद कांस्टेंट यूनिट एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, 1। तो यहाँ से हम ये इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन है। तो अभी हमने क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। यहाँ से टाउ क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ एल क्या लिखा था, आई ओमेगा, आई हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ से टॉर्क हमारे पास आ जाएगा आई एल्फा। इफ एल्फा इज इक्वल टू 1 देन टॉर्क इज इक्वल टू आई। तो यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन क्या बनती है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस is defined as the torque needed to produce unit angular acceleration about a given axis। उसके बाद नेक्स्ट है वर्क एंड पावर इन रोटेशनल मोशन। हमने किया था पीछे डी डब्ल्यू हमारे पास क्या होता है, टाउ डी थीटा। अगर मैं वर्क डन निकालूं तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी, टाउ कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू थीटा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू टाउ थीटा। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, डी डब्ल्यू बाई डी टी। यहाँ से डी ऑफ डी टी टाउ थीटा करूँगी, टाउ कांस्टेंट है, डी थीटा बाई डी टी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी, तो पावर क्या आ जाएगी, टाउ ओमेगा। दिस इज द पावर। ये वेक्टर है तो वेक्टर लगेगा साथ में। नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। इसके लिए हम एक रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं जिसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं हैविंग मास m1, m2, m3 and their normal distances r1, r2, r3। हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन लिखना है। अगर हम लीनियर मोशन की बात करें तो लीनियर मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv²। हमने रोटेशनल मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो इसके अंदर हम क्या लेकर चलेंगे कि जो डिफरेंट एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं ना, उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन लीनियर वेलोसिटीज क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। तो जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, तो यहाँ पे डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स की एनर्जीज हम कैसे लिखेंगे, 1/2 m1 v² की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लीनियर वेलोसिटी की टर्म में। तो जब हम रोटेशनल मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m1² v1² प्लस 1/2 m2 v2² प्लस 1/2 m3 v3² एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्या थी, लीनियर वेलोसिटी थी, हमें इसको किस में चेंज करना है, एंगुलर वेलोसिटी में। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। तो v1 की जगह पर क्या आएगा, r1 ओमेगा, स्केयर है तो ये वैल्यूज पुट कर दूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m1 r1² ओमेगा² प्लस 1/2 m2 r2² ओमेगा² प्लस 1/2 m3 r3² ओमेगा² एंड सो ऑन। ओमेगा कांस्टेंट है ना, तो ओमेगा चेंज नहीं होगा, तो 1/2 ओमेगा² कांस्टेंट आएगा,
अंदर 1/2 m1 r1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये क्या है हमारे पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इसको अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को E से लिखूं, E इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इसको आप देखो ध्यान से, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और हमने लीनियर मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल लिखी थी? 1/2 mv स्क्वायर। तो ये जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया था तो मैंने बताया था कि हमारे पास लीनियर मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर होगी, रोटेशनल मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। और इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1, अगर मैं यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू 1 ले लेती हूँ तो E क्या आ जाएगा? 1/2 I, और I क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ E। तो यहाँ से हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a given body about a given axis of rotation is numerically equal to the twice of the kinetic energy of rotation when body is rotating with unit angular, क्या है ये? velocity, with unit angular velocity। ठीक है, उसके बाद देखो 1 E is equal to 1/2 I ओमेगा स्क्वायर है, L is equal to क्या आया था? I ओमेगा, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? L/I, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करो। E इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/2 I L स्क्वायर बाय I स्क्वायर, I से I कैंसिल, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया? L स्क्वायर बाय 2I। तो काइनेटिक एनर्जी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस about theorem of perpendicular and parallel axis and movement of inertia of thin uniform rod. Thank you.